कितनी अच्छी लगती है मोहब्बत की इब्तदा। दर्द तो तब होता है जब कोई अपना बना के छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। त्राबिया सरयार में वाक़िया माहिर फरीद के डुप्लेक्स अपार्टमेंट से चंद किलोमीटर के फासले पे बेशकताश का इलाका शुरू होता है। बेशकताश अपने फुटबॉल क्लब के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस्तांबुल के लोगों में ये अपने कारोबारी मराकज के लिए मारूफ है। यहाँ सुबह जल्द होती है और रात देर से। बेशकताश में लिवंत नामी इलाका शहर का प्रीमियम बिजनेस हब है। यहाँ सड़क किनारे ऊंची नीची इमारतें और शॉपिंग प्लाजे बने हैं। हर कॉर्नर पे एक कॉफी शॉप है जहाँ से कॉफी के भरे हुए कप लिए बगैर लोग अपने काम की तरफ रुख करते हैं। इस सुबह भी बहुत से लोग भाप उड़ाती कॉफी पकड़े शॉप से निकल रहे थे। शबनम भी उनमें से एक थी। शबनम दुबली पतली सी पस्त कद लड़की थी। बाल कस के जूड़े में बंधे थे और आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगा था। कॉफी कप लिए वो शॉप से निकली और सड़क पार करने लगी। उसने स्याह ब्लॉक हील्स पहन रखी थी और कंधों पे बैग पैक था। सड़क पार करके वो एक घने दरख्तों से ढकी स्ट्रीट की तरफ चल दी। मेन रोड पे बने कारोबारी मराकज पीछे रुक गए। ये कदरे पुरसुकून इलाका था। यहाँ घने दरख्त थे और ऊंची चार दीवारी में बने विलास। ये बज़ाहिर रहायशी कॉलोनी लगती थी, लेकिन दरअसल ये सब कारोबारी मराकज थे। उनके मालकान ने कमर्शियल ऑफिस लेने की बजाय खामोश और प्राइवेट लॉज को तरजीह दी थी। चंद सरसब्ज गलियां अबूर करके वो तकरीबन 8 मिनट में एक सलाखदार स्याह गेट के बाहर खड़ी थी। वॉचमैन ने उसे देखते ही गेट का बटन दबाया तो वो खुलता चला गया। शबनम ने एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। उसका मूड अच्छा नहीं था। आज किसी का भी नहीं होना था। विला 4 मंजिला था और उसके दाखिली दरवाजे पे बड़ा बड़ा कैफ लिखा था, ऐसे कि अंग्रेजी हरफ ए के दरमियानी डंडी गायब थी और वो उल्टा वी लगता था। मुस्ततिल सुरमई विला के हर ऑफिस में एक बड़ी खिड़की नजर आ रही थी। बाहर स्ट्रीट सरसब्ज थी, लेकिन विला की 4 दीवारी के अंदर ना कोई दरख्त था ना पौधा। महज सुरमई दीवारें थी और सुरमई फर्श, ठंडा और बेहिस। शबनम मुस्कुराते हुए ऑफिस के दाखिली दरवाजे तक आई तो शीशे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। सामने चमकती हुई रिसेप्शन नजर आई जो सफेद और स्याह रंग में बनी थी। मरमरी डेस्क के पीछे बैठी लड़की शबनम को देखते ही उठ खड़ी हुई। शबनम, मैं रोज 8:30 बजे आती थी, आज 7:30 क्यों आई है? तुर्कश रिसेप्शनिस्ट नाखुशी से शिकायत कर रही थी। उसके शिकायती लहजे का छोटी सी शबनम पे कोई असर ना हुआ। वो मुस्कुरा के आगे आई और एक कोहनी डेस्क पे रखी। दूसरे हाथ में कॉफी कप था। क्योंकि आज हमारा बॉस वापस आ रहा है सैलियन, तुम पहली दफा उससे मिलोगी। सैलियन को ये नौकरी करते हुए 1 माह हुआ था। अभी तक उसकी बॉस से मुलाकात नहीं हुई थी। लीमत में 7:30 बजे अपना ऑफिस कौन खोलता है शबनम? वो मुंह बसोरे बोली। वो फॉरेनर्स जिनके पास डॉलर्स हों, शबनम ने याद करवाया। सैलन ने नाक से मक्खी उड़ाई। तुर्कश मिडिल क्लास की तरह फॉरेनर्स की नौकरी की उसे भी जरूरत थी। वो मुल्क में पैसा लाते थे, तुर्कश लोगों से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल होते थे और बेहतर तनख्वाह देते थे। वरना तुर्की की गिरती हुई इकोनॉमी और बढ़ती महंगाई में लोकल बिजनेस की नौकरी करने से घर नहीं चलते थे। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो सैलियन।
सैलियन ने मशकूक नजरों से शबनम को देखा, हालांकि बाकी सब चिड़चिड़े और नाखुश लग रहे थे, क्योंकि माहिर बे के आने के बाद सबकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। शबनम ने ऐनक के पीछे से आंखें घुमाई, लबों पे मुस्कुराहट थी। वो दोनों रिसेप्शन डेस्क पर सर एक दूसरे की तरफ झुकाए खड़ी सरगोशियों में बात कर रही थी। माहिर इस शिरकत यानी कंपनी का फाउंडिंग पार्टनर है ना? हाँ, वो चीफ ऑफ द डिजाइन है, यानी डिजाइन पार्टनर, और इसकी कजन जारीना कंपनी की मैनेजिंग पार्टनर है। वो बिजनेस साइड को देखती है और माहिर डिजाइन को। वो अपने बॉस का जिक्र बहुत फख्र से करती थी। मैंने सुना है उसके पास बहुत पैसा है, फिर उसने लंदन छोड़ के इस मुल्क में कंपनी क्यों बनाई है? जो सैलियन ने आंखें घुमा के इतराफ में देखा। मुसलसल डूब रही है। शबनम ने शाने उचका दिए और कॉफी का घूंट बढ़ा। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैफ कभी ना कभी अपने पैरों पे जरूर खड़ी होगा, वो फख्र से बोली। और आजकल जिस इमारत के डिजाइन पे माहिर काम कर रहा है वो कतर के एक बैंक की इमारत है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो देखना कैफ उठ जाएगा। लेकिन बॉस तो 3 महीने से ऑफिस में नहीं था, वो काम कैसे कर रहा था? सैलियन, शबनम ने अफसोस से उसे देखा। इसीलिए तुम्हें कोई रिसेप्शनिस्ट से ऊपर की नौकरी नहीं देता। आर्किटेक्ट्स ग्राफिक टेबलेट्स पे काम करते हैं, उन्हें काम करने के लिए एक साथ होने की जरूरत नहीं होती। माहिर के साथ कैफ के 9 आर्किटेक्ट एक ही इमारत पे काम कर रहे थे। वो दिन में घंटों जूम मीटिंग के जरिए साथ काम करते थे। माहिर की ये आदत है, वो कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्ट है। जब उसे कोई मास्टरपीस बनाना होता है तो वो कहीं दूर जाके खामोशी से काम करता है। तुम्हारी बातों से तो वो मेहनती सा बॉस लगता है, लेकिन हर कोई उसे नापसंद क्यों करता है? अरे नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम उसे नापसंद नहीं करते। शबनम आगे हुई और मुस्कुराई। हम सब उससे नफरत करते हैं। सैलियन के लब खुल गए। क्यों? फिर उसे याद आया, आवाज धीमी की। क्या वो वाकई किसी जमाने में साइकोपैथ था? मैंने स्टाफ से सुना है। शबनम की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने जोर से खाली कप डस्टबिन की तरफ उछाला, फिर आगे झुकी और ऐना के पीछे से सैलियन को घूरा। सैलियन घर पर आ गई। मैं मजाक कर रही। हमारा बॉस साइकोपैथ था नहीं, वो अभी तक साइकोपैथ है। सैलियन की आंखें ताज्जुब से खुल गई। उसे माहिर फरीद की सेक्रेटरी से इन अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। शर्म करो शबनम, वो तुम्हारा बॉस है। उसे मालूम हुआ तुम उसके बारे में ये कह रही हो तो? उसे पहले से मालूम है। शबनम ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। वो बुरा नहीं मानता। माहिर को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, रोबोट। उसकी कोई जिंदगी नहीं है। वो रोबोट की तरह फिक्स्ड टाइम टेबल के साथ जिंदगी गुजारता है। डुप्लेक्स अपार्टमेंट के किचन में फैजी खानम 2 केतलियां एक दूसरे के ऊपर रखे कावा तैयार कर रही थी। करीब में एक दरवाजा अध खुला था, जिससे माहिर का बेडरूम नजर आ रहा था। स्याह सफेद सा कमरा, जिसकी सिंगार मेज के सामने वो खड़ा था। शर्ट के कफ खुले थे और टाई गर्दन में मफलर की तरह पड़ी थी। वो आईने में खुद को देखते हुए अपनी छोटी बड़ी शेप को देख रहा था। मसलन मैं देखे बगैर बता सकती हूँ कि वो सुबह फजर की अजान के साथ जागा होगा। उसने ठीक 7 बजे शेव बनाई होगी। माहिर ने भरी हुई शेव पे हाथ फेरा, फिर उसे रुकने का इरादा करके ड्रेसिंग रूम की तरफ आया। वहाँ उसके तमाम कपड़े नफासत से अवेजा थे। सूट, शर्ट्स सब स्याह, सफेद या सुरमई का कोई शेड लिए हुए था। वो स्याह या सफेद के अलावा कोई रंग नहीं पहनता था, ज्यादा से ज्यादा सुरमई। कोई आर्किटेक्ट सिर्फ स्याह या सफेद पहनना पसंद करते हैं। ड्रेसिंग रूम में एक तरफ शेल्फ पे जूतों के कई जोड़े रखे थे, दूसरी तरफ कुछ दराज बने थे। उसने एक दराज खोला जिसमें कफ लिंक्स सजे थे। तमाम कफ लिंक्स पे MF लिखा था। सिर्फ एक जोड़ा ऐसा था जिस पे F लिखा था, कासिम फरीद। उसने मुस्कुरा के उन्हें देखा, लेकिन उन्हें छुआ नहीं। अपने MF वाले कफ लिंक्स निकाले और पहनने लगा। उसकी जिंदगी में हर चीज कैलकुलेटेड होती है। वो घर से निकलने से पहले सिर्फ 1 कप तुर्कश कावा पीता है और कॉफी पीने से ऑफिस आने तक माहिर किसी से बात नहीं करता।
उसको सुबह सुबह आम इंसानों से बात करके तवानाई खर्च करना भी पसंद नहीं है। अब वो ऐश ग्रे सूट में मलबूस जेल से बाल सेट किए किचन काउंटर के सामने खड़ा अपना कॉफी कप उठा रहा था। फैजी खानम खामोशी से दूसरे काम कर रही थी जब फैजी खानम कब से घूंट भरते और फोन पे सरसरी निगाह दौड़ाते हुए माहिर ने पुकारा। वो तहय्युर से पलटी। जी माहिर बे, आपको नहीं लगता हमारे घर में किसी चीज की कमी है? उसने खाली कप वापस रखा और मुस्कुरा के उन्हें शुक्रिया कहा, फिर जवाब का इंतजार किए बिना दरवाजे की तरफ भाग गया। वो ताज्जुब से उसे जाते देखती रही। उसका घर ऑफिस से 16 मिनट की ड्राइव पे था। वो ठीक 7:35 पे घर से निकलता है। ड्राइवर उर्दुल उसके कार में बैठने से पहले ही कार का टेम्परेचर सेट कर रखता है, 1 डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं। अपार्टमेंट बिल्डिंग के स्याह सलाखदार गेट के साथ उसकी स्याह कार तैयार खड़ी थी। उसे देखते ही सूट में मलबूस ड्राइवर उर्दुल उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला। वो मोबाइल पे सर झुकाए अंदर बैठा। वो ऑफिस के रास्ते में कहीं नहीं रुकता, एक लम्हे के लिए भी नहीं। दरमियाने रास्ते में वो मखसूस पॉडकास्ट सुनता है और फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और स्काई न्यूज की शाह सुर्खियां देख लेता है। उसको सुबह सुबह तमाम स्टॉक रेट्स और कीमतें मालूम होती हैं। वो 1 मिनट भी जाया नहीं करता। माहिर की स्याह कार तराबिया से लेवंट की तरफ सफर कर रही थी। कार में एक पॉडकास्ट गूंज रही थी। वो पिछली सीट पे बैठा फोन स्क्रीन स्क्रॉल करता आज के रेट्स देख रहा था। नंबर्स ही नंबर्स। उर्दुल, कार रोको। दफ्तर उसने पुकारा तो उर्दुल ने ताज्जुब से उसे बैक व्यू मिरर में देखा, फिर कार रोक दी। सामने फूलों और पौधों की एक दुकान थी। चूंकि वो दरमियान में कहीं नहीं रुकता, इसलिए ठीक 7:51 पे वो यहाँ होगा। रिसेप्शन पे खड़ी शबनम ने घड़ी देखी और मुस्कुरा के दरवाजे को देखा। वो बस आने ही वाला था। फिर वो सैलियन को मजीद मालूमात देते हुए कहने लगी, माहिर बे को ऑफिस में कोई फालतू चीज पसंद नहीं है, इसीलिए ऑफिस में कोई फूल या पौधा नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए माली रखने पड़ते हैं और माहिर पैसा और वक्त इन चीजों पे जाया नहीं करता जिनमें उसे कोई मुफाद नजर ना आए। कहा था ना, मेरा बॉस इंसान नहीं मशीन है। सैलियन ने चीची कहते हुए एक कान की लू को छुआ। शबनम अब की बार घड़ी देख रही थी। 7:52 हो चुके थे और माहिर नहीं आया। पहली दफा उसे बेचैनी हुई। कभी कभी वो 5 मिनट जल्दी आ जाता था, लेकिन देर से नहीं। 8:05 पे शीशे के दरवाजे खुले और वो बिला आखिर उसे नजर आया। शबनम का चेहरा खिल उठा। सूट में मलबूस माहिर संजीदा चेहरे के साथ अंदर आ रहा था। शबनम को देख के मुस्कुराया और एक नजर उसके लिबास को देखा। ये कलर तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता शबनम। शुक्रिया माहिर बे, मैं सैलरी मिलते ही ऐसे 3 मजीद ड्रेसेस लूंगी। वो भी मुस्कुरा के बोली। फिर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। माहिर के पीछे आते उर्दुल ने एक शह शबनम के हाथों में थमाई। वो एल पौधा था, सफेद गमले में लगा नन्हा सा कैक्टस, डेस्क प्लांट। उसने नासमझी से उर्दुल को देखा, जो ला इल्मी से शाने उचका के पीछे हो गया। इसका क्या करना है माहिर बे? शबनम ने बगौर माहिर को देखा और उसकी चंद दिन की भरी शेव को भी। ये मेरे ऑफिस में जाएगा, ताहुकुम से कह के उसने नजरें फेरी। रिसेप्शनिस्ट के गैर शनासा चेहरे को देख के रुका। तुम यकीनन विलियन हो, नई रिसेप्शनिस्ट। माहिर चंद कदम आगे आया और रिसेप्शन डेस्क के सामने रुका। बगौर सर से पैर तक सैलियन को देखा। वो कदरे कंफ्यूज्ड नजर आती थी। खुश आमदीद माहिर पे। सैलियन खानम, रिसेप्शनिस्ट की बुनियादी ड्यूटी क्या होती है? वो कुछ कहने लगी, लेकिन वो कह रहा था मुस्कुराना, सिर्फ मुस्कुराना। रिसेप्शनिस्ट वो पहला इंसान होती है जिसे हम सुबह देखते हैं, इसलिए उसके मुस्कुरा के वर्कर्स को खुशामदीद कहने से दिन का आगाज बेहतर होता है। सैलियन ने चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट तारी कर ली। जी माहिर बे, मैं छोटी छोटी बातों पे जॉब से नहीं निकालता, नागे और काम में सुस्ती भी नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं करता। सैलियन सांस रोके सुन रही थी। जूते, बुरे जूते। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और अब वो नापसंदीदगी से सैलियन के जूतों को देख रहा था।
उसने घर भरा के अपने पैरों में मौजूद स्टाइलेटिव देखे। मेरे ऑफिस में कोई इतने गैर आरामदेह जूते पहन के नहीं आता। अगर तुम दोबारा मुझे इन जूतों में नजर आई तो दरवाजा उस तरफ है, सख्ती से कहा और लिफ्ट की तरफ भाग गया। आम हालात में शबनम मुस्कुराती, लेकिन फिलहाल हाथ में पकड़े नन्हे से पौधे ने उसे लाजवाब कर दिया था। ये क्या हो गया था माहिर बे को? वो माहिर के पीछे भागी, लेकिन वो उसका इंतजार किए बगैर ऊपर जा चुका था। वो सीढ़ियों की तरफ लपकी और जब वो हाँफती हुई बिलाई मंजिल पे पहुंची तो वो पहले से मेन हॉल में खड़ा था। वहां स्टाफ के कैबिन बने थे। वो एक कैबिन के साथ रुका हुआ था और झुक के काम करती लड़की के ग्राफिक टेबलेट को देख रहा था। लड़की ने अपना काम दिखाते हुए इश्तियाक से पूछा, कैसा है ये सर? बहुत बुरा, डिलीट करके दोबारा बनाओ, आम से अंदाज में कह के वो सीधा हुआ और आगे बढ़ गया। लड़की की मुस्कुराहट गायब हुई, गुस्से से मुट्ठी भींची। सर, आप मेरी हौसला अफजाई भी कर सकते थे, उसने पीछे से पुकारा। माहिर फरीद से कैफ में कोई कुछ भी कह सकता था। वो जाते जाते पलटा और उसी ठंडे अंदाज में लड़की को देखा। कर सकता था अगर मैं तुम्हारी माँ होता, लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मुझे बेहतरीन काम चाहिए, वरना दरवाजा उंगली से इशारा किया उस तरफ है और आगे बढ़ गया। माहिर जब दरवाजे का लफ्ज मुंह से निकालता था तो इतराफ में मौजूद वर्कर्स सर झुकाए बिना आवाज के उस तरफ है खुद ही कह देते थे। शबनम पौधा लिए तेजी से उसके पीछे भागी। वो अपने ऑफिस के दरवाजे पे अपना फिंगरप्रिंट लगा रहा था। दरवाजा खुला और वो दोनों साथ साथ अंदर आए। वो एक नफासत से सजा ऑफिस था। इसमें भी कोई रंग ना था सवाए स्याह और सफेद के। दीवारों पे अरबी कैलीग्राफीज आवेजा थी। कुर्सियों की पुश्त पे कैफ का लफ्ज कंधा था। एक दीवार गिर खिड़की थी जिससे कैफ की सुरमई चार दीवारी नजर आती थी। दूसरी तरफ कंसोल टेबल रखी थी जिसपे किताब में छोटी बड़ी सेंटेड कैंडल्स सजी थी। इस पौधे को कहाँ रखूं माहिर बे? मगर माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा कैंडल्स वाली टेबल तक गया और उसका दराज खोला। वहां 2 लाइटर्स रखे थे। माहिर ने जेब से तीसरा लाइटर निकाला और शबनम को दिखाया। ये लाइटर मैं यहाँ रख के गया था शबनम, लेकिन किसी ने इसे निकाल के, उसने थूक निगला, किसी औरत के पर्स में डाल दिया था। ये लाइटर मैं यहाँ रख के गया था शबनम, लेकिन किसी ने इसे निकाल के, उसने थूक निगला, किसी औरत के पर्स में डाल दिया था। मुझे इस औरत से मिला है और मैं उसे वापस ले आया हूँ। सवाल ये है कि मेरे ऑफिस में मेरी गैर मौजूदगी में कौन आया था? ये सवाल आप मुझसे पहले भी कर चुके हैं। हमने सीसीटीवी भी चेक किया था। आपके ऑफिस के अंदर कैमरे नहीं हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सफाई मैं अपने सामने करवाती हूँ। दरवाजा सिर्फ मेरे और आपके फिंगरप्रिंट से खुलता है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। शबनम ने संजीदगी से कहते हुए पौधा खिड़की में रख दिया था। माहिर अब खामोशी से एक कैंडल जला रहा था। शबनम ने गौर से कैंडल का नाम पढ़ा, वाटर लिली, पानी का एक फूल। उसकी खुशबू में वनीला और हाइसिंथ फूल का मामूली सा ट्रेस भी शामिल था। वो माहिर के मूड को उसकी जलाई गई मोमबत्तियों से पहचान लेती थी। वो पानी के फूल की ये मोमबत्ती तब जलाता था जब उसे काम करना होता था। माहिर को पानी देखते हुए काम करना पसंद था, लेकिन उनका ये स्टूडियो ऑफिस पानी से काफी दूर था। ऐसे में पानी के फूल की खुशबू काफी थी। 9 बजे हम मॉडल मेकर्स के साथ बैठेंगे और 9:40 पे प्रोजेक्ट टीम के साथ। वो कोट उतार के स्टैंड पे लटकाते हुए हदायत दे रहा था और शबनम अपने टैब पे नोट कर रही थी। मुझे 9:40 पे कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम ड्राइंग्स चाहिए हैं, फ्लोर प्लान, साइट प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सब कुछ। मुझे रेंडरिंग्स रिवाइज करनी है, मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। शबनम ने चौंक के उसे देखा। वो 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन थी और वो आज कह रहा था कि उसे रेंडरिंग्स इमारत का एक किस्म का 3D मॉडल में बेहतरी लानी है। मॉडल तो मुकम्मल हो चुका था, फिर क्या माहिर अपने डिजाइन के बारे में शकूक और शुबहात का शिकार था? शबनम दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो अपनी कंट्रोल चेयर पे बैठा और जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो उसमें टूटी हुई खताई थी जो मजीद टूट चुकी थी। चंद बड़े दाने जेब से निकल के जमीन पे गिरे। कड़क चाय
पुराने लाहौर और उस्मान की बैठक की खुशबू एकदम सारे में फैल गई। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। उसने दरवाजा खोला और खताई अंदर रख दी। शबनम के दरवाजा बंद करने से पहले ही बाहर से आती जारीना ने दरवाजा थाम लिया। माहिर ने चौंक के सर उठाया और एकदम तेजी से दराज बंद किया। अंदर आती जारीना ने उसका दराज बंद करना नोटिस किया था, लेकिन नजरअंदाज करके आगे आई और मुस्कुरा के उसके सामने कुर्सी खींची। वो सफेद बिना आस्तीन की ड्रेस में मलबूस थी। पैरों में सफेद लॉन्ग बूट्स थे जो घुटनों से जरा नीचे तक आते थे। गर्दन में लंबी छोटी बहुत सी सुनहरी जंजीरें पहन रखी थी। बालदार बाल दोनों को कंधों पे ब्लू ड्राई करके सेट किए गए थे। हमने तुम्हें बहुत मिस किया माहिर। वो सामने बैठी और लॉन्ग बोट्स वाली टांगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ली। जानता हूँ। माहिर ने बॉक्स से टिश्यू खींचा और झुक के जमीन पे गिरे जर्रे साफ किए, फिर टिश्यू पेपर बिन में फेंकते हुए सीधा हुआ। जारीना ने गौर से उसकी इस हरकत को देखा। लाहौर में तुम्हारे जैसे सफाई और नफासत पसंद आदमी ने कैसे गुजारा किया होगा। माहिर ने कोहनियां मेज पे रखी और संजीदगी से जारीना को देखा। मजबूर आदमी कहीं भी गुजारा कर सकता है जारा, चाहे वो लाहौर हो या ज़हनी अमराज का इंस्टीट्यूट। कहते हुए उसने एक नजर अपनी मेज पे डाली। मेज के कोने पे एक फ्रेम उल्टा रखा था। इस फ्रेम को सीधा करने की इजाजत किसी को न थी। जारीना ने उसकी नजरों का ताकुब किया। क्या तुम्हें कुछ मिला? माहिर ने नफी में सर हिला दिया। उसका चेहरा स्पॉट था। जो मालूमात मैंने तुम्हें बाबा से छुपा के दी थी कबीरा सादान की, वो काम आई? वो नरमी से पूछ रही थी। माहिर ने नफी में सर हिला दिया। जारीना ने गौर से उसे देखा, आंखें छोटी किए। वो खिड़की में रखे कैक्टस पौधे को देख रहा था। गुज़श्ता एक माह से वो उससे ऐसा ही कटा कटा सा था, चुप बुझा हुआ। क्या तुम वाकई बाबा के कहने पे लंदन वापस चले जाओगे? मैंने उनसे वादा किया है जारा, और मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता। वो उसकी तरफ देखे बिना अपना सिस्टम ऑन कर रहा था। कुछ था माहिर फरीद में जो बदल गया था। क्या ये उसकी बड़ी शेप थी या उसने गर्दन घुमाई? खिड़की में रखा पौधा था। तुम्हें पौधों का शौक कहाँ से हुआ? जारा, मुझे 9 बजे की मीटिंग से पहले कुछ KPIs देखने हैं, प्लीज। दरवाजे की तरफ इशारा किया। श्योर, तुम काम करो। जारीना ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजा ली और उठ खड़ी हुई। जाते जाते उसने एक नजर उसके दराज पे जरूर डाली थी। वो जानती थी माहिर लाहौर क्यों गया था और उसकी लाहासिल तलाश से वाकिफ थी, लेकिन माहिर ने कहा था इस बहाने वो 2 माह खामोशी और सुकून से अपने डिजाइन पे काम भी करेगा। वो माहिर को जानती थी। वो जहाँ भी जाता था सिर्फ काम करता था, लेकिन लाहौर में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उसे जारीन अपनी बेहतरीन दोस्त से भी दूर कर दिया था। वो जब से माहिर फरीद के अपार्टमेंट से आई थी उसे चुप लग गई थी। वो कैफ जो पहले अपना अपना लगता था, एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर उसका वजूद ही नहीं था। वो सिरे से सर से पैर तक झूठ का मुजस्मा था, धोखा, फरेब। वो इस वक्त अपने स्टूडियो में जमीन पे बैठी थी, मोबाइल पे माही को वीडियो कॉल मिलाए वो एक खाली कैनवस सामने रखे हुए थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना कोई कमबख्त निकलता है, कितना कोई कमबख्त निकला कैफ। माही ने जैसे ही सुना उसका मारे शौक के मुंह खुल गया और फिर उसे शदीद गुस्सा चढ़ने लगा। मुझे मिल जाए ये कहीं, इसको जान से ना मार डालूं तो मेरा नाम मोबैना नहीं है। सर झुकाए कैनवस को देखती माला के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। उसका डिप्रेशन का मरहला तवील हो रहा था। रो मत माला। स्क्रीन पे माही बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी नजर आ रही थी। माला को रोते देख के वो भी परेशान हो गई थी। कैफ ने बहुत बुरा किया है, खुद को क्या बताता रहा और निकला क्या? एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी। एक तो मुझे ये सारे अमीर आदमी लगते ही बुरे हैं, प्रिविलेज्ड, बाप के पैसे पे ऐश करने वाले। ये सारे अमीर आदमी लगते ही बुरे हैं, प्रिविलेज्ड, बाप के पैसे पे ऐश करने वाले। माही के कमरे के कोने में स्टडी टेबल पे काम करते अब्बाद ने मुड़ के गौर से उसे देखा। सारे अमीर आदमी माही, उसने जताया तो माही ने नाक चढ़ाया। अच्छा मुंह से निकल गया था। सारे अमीर आदमी मुझे बुरे लगते हैं सवाए एक के। खुश? अब मुझे बात करने दो। वो माला की तरफ मुतवज्जा हुई जो सामने रखे 3 बटा 3 फुट के खाली कैनवस को भीगी आंखों से देख रही थी।
कैफ की सारी कहानी इस कैनवस में नजर आ रही थी। वो खुद को एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर बताता था, मजबूर, मकरूज। माला ने एकदम गैसों का डिब्बा जारहाना अंदाज में खोला और ब्रश सफेद गैसों से डबोया। आंसू बदस्तूर बह रहे थे। मुझे वो अपनी तरह लगता था, स्क्रैच से अपना काम शुरू करने वाला, अपनी जिंदगी तामीर करने वाला। लेकिन ऐसे अमीर लोगों को स्ट्रगल का मतलब भी मालूम नहीं होता। मुंह में सोने का नवाला लिए पैदा होते हैं। बाप का पैसा सारी उम्र के लिए काफी होता है। उन्हें कौन सा अपना बिजनेस सेट करने की फिक्र होती है। ये किसी लड़की का ताकुब करने में 3 माह और बहुत सा पैसा बर्बाद कर सकते हैं। वो अब जारहाना अंदाज में गैसू को कैनवस पे ब्रश से फैला रही थी। कैनवस पे एक सफेद सी तह बनती जा रही थी। तुम्हें इसको ढूंढ के उसका वो हशर करना चाहिए कि वो आइंदा किसी भी लड़की के साथ ये करने से बाज रहे। माही को शदीद गुस्सा आ रहा था। कहाँ से ढूंढूं? वो इस्तांबुल वापस चला गया है, उसके पीछे तो नहीं जा सकती ना। मैं तो कहती हूँ इंस्टा पे उसे ढूंढते हैं और उसके भाई को भी, और उसको मैसेज करते हैं कि माही। उसने सख्ती से रोका, हमें उनसे दूर रहना है, वो खतरनाक लोग हैं, असला इस्तेमाल करने वाले। कैफ जमाल ने बताया था ना उसके बारे में। हाँ ठीक कह रही हो, यकीनन वो सब वो खुद ही कर रहा था। फोन के छींटे वाला लाइटर तुम्हें बस तंग कर रहा था। उफ, मुझे सोच के ही खौफ आ रहा है। एक साइकोपैथ जिसने मुबैना तौर पर अपने सौतेले बाप को मारा है, वो हमारे घर में था, तुम्हारे इतने करीब। माही ने झरझरी ली, फिर चेहरे पे सोच उभरी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। उसने मेरा इंसानों से एतबार उठा दिया है, क्या ये कम है? वो ब्रश को कैनवस पे रगड़ती जा रही थी। हाँ, मगर उसने 1.5 माह तुम्हारे पास जॉब की, उसने तुम्हें हर्ट नहीं किया। फिर उसने अचानक जॉब छोड़ दी और 1.5 माह तक तुम्हारे सामने नहीं आया। जाते जाते एक दिन बस तुमसे मिला। इसका मकसद क्या था? वो साइकोपैथ है। ऐसे लोग महीनों किसी के पीछे लगे रहते हैं। मगर माला, तुम उसका जिक्र हमेशा इतने अच्छे लफ्जों में करती थी कि मेरी नजर में उसका इमेज बहुत अच्छा था। हालांकि तुमने मुझे उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई कभी। खैर, अब मुझे शौक भी नहीं है, मगर इस सब में कुछ मिसिंग है माला। याद करो वो तुमसे क्या चाहता था। कुछ तो होगा। वो बार बार पूछता था कि मेरी दुश्मनी किससे है। वो अब गायब दिमागी से गैसू की एक और तह कैनवस पे पेंट कर रही थी। कबीरा ताई के बारे में भी पूछता था। बकौल कैफ जमाल उसे मुझसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी और वो मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहता था। क्या ये कैफ जमाल सच बोल रहा है? ये हो ही नहीं सकता कि उसने पैसे ना लिए हों। माही का अजली मशकूक लहजा ऊद कर आ गया। माला ने हाथ रोक के चेहरा उठाया। उसकी आंखों में बरहमी थी। मुझे माहिर फरीद के मुकाबले में किसी पर भी एतबार करना पड़े तो मैं कर लूंगी। माला, अब तुम मंतिक के खिलाफ जा रही हो। तुम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट देखती हो, या अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। मुझे लगता है अपने गुस्से में तुम इस सारी कहानी में कुछ मिस कर रही हो। माला ने जोर से ब्रश जमीन पे रखा। सफेद छींटे उड़ के उसके कपड़ों और चेहरे पर जा गिरे। मेरे साथ उसने इतना गलत किया और तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिस आदमी का जिक्र तुम इतने अच्छे लफ्जों में करती थी, ये कैसे हो सकता है कि उसमें इतनी बुराइयां हो और हमें शक भी ना हुआ हो। उसने किसी वजह से तुम्हें टारगेट, यू नो व्हाट माही, तुम्हारा हमेशा से यही मसला रहा है। तुम्हें हर एक से ज्यादा अक्लमंद बनने का शौक होता है। माही सब जानती है। माही के अंदाजे कभी गलत नहीं होते। वो गुस्से से कह रही थी, तुम सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए बात को दूसरे एंगल से देख रही हो। उस आदमी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम चाहती हो कि मैं उससे नफरत भी ना करूं। माही भी उतनी ही पठान थी जितनी के माला। उसकी भी त्यूरी चढ़ गई। तुमने माला कभी जिंदगी में मेरा मशवरा माना हो तो फिर बात करो। मैंने जहीर के बारे में क्या कहा था याद करो। तुमसे बात करना ही फजूल है। हाँ, तुम रहो अपनी दुनिया में। दोनों तरफ से गुस्से से फोन एक साथ बंद हुआ। माला ने तेजी से ब्रश को गैसों में डुबोया और बार बार कैनवस पे रगड़ने लगी, जैसे आज सारा डिब्बा खत्म कर देगी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। अपने बेडरूम में मौजूद माही ने भी इतने ही गुस्से और झंझलाहट से फोन रखा। समझती क्या है माला अपने आप को? अब वो कराह रही थी। स्टडी टेबल पे काम करते आबाद ने गर्दन मोड़ के उसे देखा।
माही, तुम नरमी से भी बात कर सकती थी। माला पहले ही परेशान है, उसके साथ इतना धोखा हुआ है, उसको चाहिए कि पुलिस कॉल करे। कोई जरूरत नहीं है उसे मशवरे देने की, वो हमेशा अपनी मर्जी करती है। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो हर नाराज बहन की तरह मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही थी। अब्बाद ने ऐनक के पीछे से अफसोस से उसे देखा। जब तुम्हारी मुझसे लड़ाई होती है तब भी तुम ऐसी ही प्लानिंग करती हो। नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं जहर तक खरीद लाती हूँ, वो जल के बोली। तो अब्बाद ठीक ठीक कह के समझते हुए वापस काम की तरफ मुतवज्जा हो गया था। कैनवस को सफेदी से ढकने के बाद माला ने थक के ब्रश रख दिया था और गीली आंखों से उसे देखने लगी। तभी मैसेज टोन बजी। उसने तेजी से मोबाइल उठाया। शायद माही का मैसेज हो और वो सॉरी कह रही हो, लेकिन वहां जियाद का मैसेज जगमगा रहा था। क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी उंगलियां मेकान अंदाज में टाइप करने लगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे, अपना ख्याल रखा करें, अब बहुत अहम है। आंसू फिर से बहने लगे। वो किस फरेबी की बातों में आके जियाद को गलत समझने लगी थी। हाँ, जियाद तल्ख हकायक बयान कर देता था, लेकिन वो सच बोलता था। जो था वही दिखाई देता था। कम अज कम जियाद सुल्तान सच्चा तो था। वो माहिर फरीद की तरह घुमा के सवाल नहीं पूछता था। और क्या सवाल पूछा था माहिर फरीद ने उससे? आपको कैसे मालूम कि किसी आदमी के पास आपकी तस्वीर है? वो एकदम सन्नाटे में रह गई। कैफ जमाल ने कहा था कि माहिर के पास एल्बम में उसकी तस्वीर थी। उसे आज तक दिल से यकीन नहीं आया था कि किसी आदमी के पास वाकई उसकी तस्वीर थी। जब उसने कैफ यानी माहिर से ये बात उज़ा की शादी के दौरान कही थी, तब भी उसे इस बात पे मुकम्मल यकीन नहीं था। लेकिन उसके जहन में झमाका सा हुआ। अगर कैफ जमाल ने माहिर फरीद के पास उसकी तस्वीर देखी है जिसकी पुश्त पे हूरे जहां की बेटी कशमाला लिखा था, तो वो बात दुरुस्त थी। और अगर वो बात दुरुस्त थी तो इसका मतलब था कि माही की थ्योरी भी दुरुस्त थी। माँ पे वाकई जादू किया जा रहा था। वो इन बातों को नहीं मानती थी, उसके पास अपनी वजूहात थी, लेकिन इस वक्त वो इतनी टूटी हुई थी कि उसे इस सब की एक वजाहत नजर आने लगी। एक खौफ सा महसूस होने लगा, किसी अनदेखी ताकत से, किसी गैर मरई मखलूक से, वो जो वहां से उसे छुप के देख सकती थी जहां से वो उसको नहीं देख सकती थी। क्या वो मखलूक उसके खानदान के पीछे लग चुकी थी? और कौन था जो उसका इस काम में इन्वॉल्व हो सकता था? पहले एक ही नाम जहन में आता था, कबीरा ताई, और अब एक नाम का इजाफा हो चुका था, माहिर फरीद। यकीनन अपने बेडरूम में सिंगार मेज के सामने बैठी कबीरा बेगम मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सिल्क का नाइट गाउन पहन रखा था और हाथ में मोबाइल था। वो मोबाइल पे एक ट्रांजैक्शन देख रही थी जो उन्होंने अभी अभी उसने नए आमिल के अकाउंट में की थी। एक भारी रकम अदा करने के बाद आमिल ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो जियाद और कशमाला के रिश्ते पे अमल करना शुरू कर देगा। इन दोनों की शादी नहीं होगी, नगीना बीमार पड़ जाएगी और ये जियाद अपनी माँ की बीमारी में लग के रिश्ते की बात पसे पुश्त डाल देगा। माही के यहाँ कभी औलाद नहीं होगी। और हूरे जहाँ के बारे में जो आमिल ने बताया था, उसने कबीरा की रूह तक पुरसकून कर दी थी। कबीरा बेगम ने मोबाइल रखा और खुद को आईने में देखते हुए मुस्कुराई। हाथ से अपने मोबाइल बॉय कट बालों को छुआ, फिर नरमी से विग उतारी और विग स्टैंड पे रख दी। नीचे से उसका सर बालों से साफ था। नन्हे नल्ले नीलाहट माइल बालों की जड़ें नजर आ रही थी, जिनसे जाहिर होता था कि बाल किसी कुदरती वजह से नहीं गिरे, बल्कि बाकायदगी से उस तरह से साफ किए जाते हैं। उसने एक सीरम की बोतल उठाई और चंद कतरे हाथों पे मल के सर की साफ जिल्द पे लगाने लगी। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बिला आखिर बरसों बाद उन्हें एक ऐसा आमिल मिला था जिससे मिलते ही उन्हें उसके अमल की ताकत पे यकीन आ चुका था। वो कोई आम आमिल नहीं था। जिस आमिल से अब तुम्हारा तारुफ होने जा रहा है वो पीटर मसीह की तरह नहीं है कि कहीं अपनी दुकान सजा ले और लोग जोक दर जोक उसके पास काम करवाने आए। नहीं, वो अपने आप में यकता है। उसकी कोई दुकान नहीं है, कोई गद्दी, कोई मरकज नहीं है जहां वो आम लोगों से मिले। उससे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट हर एक को नहीं मिलती। जिस पे आमिल को भरोसा नहीं होता, उनसे उसका राब्ता सिर्फ व्हाट्सएप पे होता है। इस आमिल की शिनाख्त खुफिया थी। वो कौन है और कहाँ मुकीम है, ये उसके क्लाइंट्स भी नहीं जानते थे।
वो सब उसको सरकार कह के मुखातिब करते थे। अम्मल और सहर की इस दुनिया में उसका कोई दूसरा नाम ना था। इस वक्त तुम सरकार को एक नीम तारीख कमरे में देख सकते हो। यह उसके अम्मल का कमरा है। यहाँ रोशनी कम थी और गर्मी के बावजूद ठंड थी। कमरे के वसत में आमिल ने जमीन पे चौकड़ी मार रखी थी। उसका लिबास गदला और बदबूदार था। सर पे उसने नारंगी रुमाल बांध के पीछे गिरा लगा रखी थी और इस रुमाल से उलझे उलझे सफेद बाल निकल रहे थे। उसने एक लंबा बदबूदार चिग्गा भी पहन रखा था जिसपे मुख्तलिफ हिंदसे और कुरान करीम की आयत उल्टी करके लिखी गई थी। यह लिबास शयातीन को अपनी तरफ खींचता था। उसके स्याही माइल हाथों में बड़े बड़े दानों वाली एक माला थी जो तस्बीह की तरह लगती थी, लेकिन उस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता था बल्कि गिन गिन के मंत्र पढ़े जाते थे। सामने चंद चीजें जमीन पे रखी थी। इस कमरे में दूसरा काठ का बार भी था, लेकिन नीम अंधेरा होने की वजह से वो नजर नहीं आता था। वसी कमरे के शुमाली कोने में 5-6 फुट की तकून लकड़ी खड़ी थी जिसे पार्टीशन हो। उसके पार हल्की सी रोशनी जली थी। यहाँ से वो जगह साफ दिखाई ना देती थी। फिलहाल आमिर का ध्यान इन अशिया की तरफ लगा था जो सामने बिखरी थी। एक पुतला, चंद तस्वीर, सुइयां, भूरी सी रोशनाई जिसमें उसका खुरदरा हाथ कलम डबो डबो के एक कागज पे तावीज लिख रहा था। उसके सामने बिखरी तस्वीर तुम्हारी जानी पहचानी है। एक सबज आंखों वाली लड़की कशमाला की थी, साथ एक सांवली रंगत वाले मुस्कुराते हुए ज़ियाद की। तीसरी तस्वीर में भूरी आंखों और भरे गालों वाली माही थी और चौथी तस्वीर पूरे जहां की थी। उसे इन सब लोगों पे अमल का आगाज करना था। ये अमल आमिल सरकार के अपने लिए नहीं था, ये क्लाइंट के लिए था। लेकिन आज उसे सिर्फ इन तस्वीर पे अमल नहीं करना था, उसे किसी और पे भी अमल करना था, एक जाती दुश्मन पे। उसके जादू अक्सर कामयाब होते थे, चाहे सामने वाला कितनी ही पढ़ाइयाँ करता हो। उसने कई तलाकें करवाई थी, कई लोगों को बीमारियां करवा के माजूर किया था, कुछ तो मर भी गए थे। उसने कई लोगों की शादियों में बंदिश डाली थी, कई को बेऔलाद रहने पे मजबूर किया था, कई के बच्चे पेट में मारे थे, कई मरे हुए लोगों के मुंह में तावीज डाल के उनके पीछे रह जाने वाले खानदान उजाड़े थे। और हर कामयाब जादू के बाद उसकी पावर बढ़ती थी। उसके कब्जे में एक ऐसा जीनियस मोकल था जो अपने काम को बहुत महारत से सार इंजाम देता था। उसके जादू सब पे ही चल जाते थे सवाए एक इंसान के। उस एक इंसान से उसकी खामोश दुश्मनी कई बरस पुरानी थी। उस एक इंसान पे आमिल सरकार का मंत्र नहीं चलता था। इन 4 तस्वीरों के करीब एक लकड़ी की संदूकची रखी थी। आमिल सरकार ने आहिस्ता से उसका ढक्कन खोला और अंदर मौजूद कागजों को उलट पुलट किया, यहाँ तक कि उसके हाथों से एक तस्वीर टुकराई। उसने तस्वीर निकाली और उसे अपने चेहरे के करीब किया। यह वही इंसान था, उसका पुराना दुश्मन। तस्वीर में एक नौजवान मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराने से उसके गाल में घड़ा पड़ता था। उसकी आंखें हल्की भूरी थी और बाल जल से पीछे किए गए थे। आमिल ने तस्वीर को पलटा तो पीछे लिखा नजर आया, राबेल और कासिम का बेटा माहिर। उसके नहुसत ज़दा चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। बहुत वक्त हो गया हमने तुम्हारी तस्वीर नहीं निकाली, माहिर फरीद। उसने मुस्कुरा के तस्वीर को मुखातिब किया। बहुत अरसे से हमने तुम्हें नजरअंदाज किया है क्योंकि हमें दोबारा तुम्हारे ऊपर वार करने के लिए अपनी पावर बढ़ानी थी और अब हम इस मतलूबा पावर तक पहुंच चुके हैं। उसने चेहरा उठा के खला में देखा। उसे वो नजर आ रहा था जो किसी और को नजर नहीं आता था। बिला आखिर तुम्हारा नंबर एक दफा फिर आ गया है। इन लोगों के बहाने सामने रखी तस्वीरों पे नजर डाली, तुम पे काम करने का मौका भी मिल ही गया है। लेकिन उसने तस्वीर नीचे रख दी। तुम पे हम बाद में आएंगे, पहले उनके रिश्ते के मामले को देखते हैं। उसने माला और ज़ियाद की तस्वीर को सामने रखा। दूसरे तमाम क्लाइंट्स के कामों को पसे पुश्त डाल के उसे इस काम को तरजीह देनी थी। उसके बाद माहिर फरीद की बारी थी। उसे माहिर फरीद की बारी आने का बरसों से इंतजार था। ज़ियाद घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ खामोशी थी। ये खामोशी उसके माँ बाप के घर की पहचान थी। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखता अंदर आया। सामने लॉन्ग रूम बना था जिसकी बत्तियां मध्यम थी और उसमें एक तरफ आरामदेह कुर्सी पे सुल्तान साहिब बैठे थे।
सादा ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो अखबार चेहरे के सामने फैलाए हुए थे। आहट पे अखबार का कोना मोड़ा तो चेहरा नजर आया। ऐनक के ऊपर से झांक के गौर से उसे देखा। उनका इकलौता बेटा उनके सामने खड़ा था, स्याह पैंट पे नीली पोलो शर्ट पहने, जेबों में हाथ डाले, क्लीन शेव, दराज कद ज़ियाद। जी अब्बू, कैसे हैं आप? उसने नरमी से पूछा। उनके चेहरे को देखता तो उनकी अगली बात का मुंतजिर था। अपना बताओ, जॉब कैसी जा रही है? तरक्की हुई या नहीं? ज़ियाद के चेहरे की जोत बुझ सी गई। अब्बू, जॉब पे हर महीने तो प्रमोशन नहीं मिलती, वक्त लगता है। एक हमारी ही औलाद को वक्त लगता है, वरना अस्कर साहिब का बेटा भी तुम्हारा क्लास फेलो था, तुम्हारे जैसी जॉब कर रहा था, देखो कहाँ पहुंच गया है। तंज से कहते हुए सर झटका, नजरें अखबार पे थी। सामने कटहरे में खड़े ज़ियाद ने जब्त से गहरी सांस अंदर खींची। अब्बू, उसकी फील्ड अलग है, तनख्वाह हमारे बराबर ही है, और फिर मैं राइटिंग भी तो करता हूँ। मुझे क्या फायदा इस राइटिंग का जो 4 पैसे ना कमा दे? पैसे कमाने के लिए जॉब है ना, लिखाई तो बस मेरा शौक है। ज़ियाद, ये तफ्तीश मजीद जारी रहती, लेकिन अंदर से नगीना बेगम की कराहती हुई आवाज आई तो वो चौंका। सर के खम से अब्बू के सामने से हटने की इजाजत चाही, जिसे उन्होंने नहीं देखा, और फिर लंबे डग भरता अम्मी के कमरे तक आया, शाइस्तगी से दस्तक दी और अध खुला दरवाजा पूरा खोल दिया। वो बिस्तर पे लेटी थी, मुलाजमा साथ खड़ी उनके पैर दबा रही थी। अम्मी, वो परेशान सा होके उनके साथ बिस्तर पे बैठा। वो नहीफ लग रही थी। क्या हुआ है? ज़ियाद ने उनका बुरा हाथ थामा। वो गर्म था। बस बेटे, जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। वो नकाहत से मुस्कुराई। लेकिन मैं ठीक हूँ, फिक्र न करो। साथ ही मुलाजमा को जाने का इशारा किया। जाओ, तुम दोनों खाना खा लो। बंगाली मुलाजमा औरत सर के उठ गई। ज़ियाद ने उसके जाने का इंतजार किया, और जब वो दरवाजा बंद करके चली गई तो वो उनकी तरफ घूमा। उसके चेहरे पे बेबसी भरा गुस्सा था। अब्बू को आपको कोई फिक्र नहीं है, आप बीमार हैं और किसी ने मुझे नहीं बताया। बेटे, तुम्हारे अब्बू को पहले कब फिक्र हुई है हमारी? क्यों खुद को उनकी वजह से अजियत देते हो? उन्होंने अपने बूढ़े कपकपाते हाथों में उसका हाथ थामा। ज़ियाद ने शिकस्त खुर्दगी से सर झुका दिया। उसकी माँ बीमार नजर आ रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। आप मेरे साथ चलें। नहीं बेटे, मेरा अपार्टमेंट्स में दम घुटता है। ये अच्छा भला घर छोड़ के कैसे चली जाऊं? फिर यहाँ मुलाजिम है मेरे पास, सारा काम कर देते हैं। साथ ही उन्होंने तकलीफ से आंखें बंद की। दूसरे हाथ से बाएं कंधे को मसला। ज़ियाद ने तशवीश से उन्हें देखा। अम्मी, क्या हुआ है? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली? बेटा, ये डॉक्टर वाला मसला नहीं है। उन्होंने आंखें खोली और दर्द के बावजूद मुस्कुराई। ये कोई और ही मसला लगता है। उनके दूसरे हाथ में तस्बीह थी। कैसा मसला? उसने नरमी से माँ के माथे पे आए बाल पीछे किए। कोई पीछे पड़ा हुआ है हमारे, मुझे कुछ ख्वाब आए हैं। उनकी कराहती आवाज धीमी हुई। लगता है कोई जादू कर रहा है हम पे। ज़ियाद, जो नरमी से उनके बाल कान के पीछे अड़स रहा था, ठिठक के रुक गया और आंखों में तहय्युर लिए उन्हें देखा। आप तो इतना पढ़ती हैं, आप पे जादू कैसे हो सकता है? बेटे, जादू हर एक पे हो जाता है, चाहे वो कितना नमाज रोजे का पाबंद क्यों ना हो। लेकिन वो नकाहत से मुस्कुराई। उतर भी जाएगा, मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगी, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने बुरा हाथ उसके सामने हाथ के ऊपर रखा और मुस्कुराई। मगर कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है? हमारे खानदान में बहुत से लोग इस काम में मुलव्वस हैं बेटे। शायद वो तुमसे अपनी बेटियों का रिश्ता करवाना चाहते हों, मगर हम कशमाला का रिश्ता मांग चुके हैं। अजब जबरदस्ती है। वो झंझलाया। मुझे मालूम है बेटे, इसलिए हमें इस जादू टूने के असर करने से पहले ही तुम्हारा और कशमाला का रिश्ता तय करना है। मैं कशमाला से बात करता हूँ, वो सोच के कहने लगा। आपको लगता है अगर कशमाला और मेरा रिश्ता तय हो जाए तो ये लोग बाज आ जाएंगे? जब तक शादी ना हो वो अपनी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन नगीना बेगम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। मेरा रब है ना, उसके कलाम से इन जादूगरों की साजिशें और जादू नाकाम हो जाएंगे। ओके, मैं चंद दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। हम पाकिस्तान जाएंगे और हुरे जहां आंटी के घर जाके बाकायदा रिश्ते की बात करेंगे। आप सफर कर लेंगी? नगीना ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं जरूर करूंगी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और नरमी से उनके बालों को कान के पीछे अड़सा। फिर गर्दन मोड़ के बंद दरवाजे को देखा।
उनके रवैये की वजह से मैं इस घर में नहीं रहता, लेकिन आप हैं कि चुपचाप बरसों से बर्दाश्त करती आ रही हैं। आप जैसा हौसला और सब्र हर एक में नहीं होता। बेटे, औरत को बर्दाश्त करना होता है, घर ऐसे नहीं बसते। जियाद ने सर हिला दिया और नरमी से उनका हाथ थपथपाया। मैं फिर भी आपकी अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, हम डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, ओके? नरमी से कह के वो जेब से फोन निकालने लगा। बाहर लाउंज में बैठे सुल्तान साहिब इसी बेहिसी से कान लपेटे अखबार पढ़ रहे थे। करीबन घंटे भर बाद जब जियाद अपने माँ बाप के घर से निकला और गाड़ी की तरफ बढ़ा तो आसमान से खून के चंद छींटे आके उसकी नीली शर्ट पे गिरे। उसने चौंक के सर उठाया तो एक अजीब सा परिंदा उड़ता हुआ दौड़ जा रहा था। जियाद ने उंगलियों से गर्दन को छुआ जहाँ चंद कतरे गिरे थे, पतला सा सुर्ख माया। उसने तशवीश से आसमान को देखा। परिंदा अब बहुत दूर जा चुका था। कौन था जो उसका और कशमाला का रिश्ता नहीं होने देना चाहता था? कौन था जो उसकी खुशियों के पीछे पड़ा था? इतने अरसे बाद उसका दिल शादी करने और सेटल हो जाने पे आमादा हुआ था। ऐसे में क्यों ये जादूगर या आमिल उसकी खुशियों के पीछे पड़े थे? दिन की रोशनी ऊंची खिड़कियों से अंदर आती उसके सारे ऑफिस को मुनव्वर किए हुए थी। वो पेन से ग्राफिक टेबल की स्क्रीन पे लकीरें खींच रहा था। कोट पीछे स्टैंड पे टंगा था और सफेद शर्ट के कफ मोड़े हुए थे। सर झुकाए वो काम में मुनहमिक था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। माहिर ने उकता के चेहरा उठाया तो देखा ग्लास डोर के पार बियर पॉल खड़ा था। भाई को अपनी तरफ मुतवज्जा पा के बियर पॉल ने मुस्कुरा के हाथ हिलाया। उसकी नागवारी मजीद भर गई। पेन नीचे रखा और मेज पे लगा बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया। बियर पॉल असली खुशगवार मूड में चलता हुआ अंदर आया। एक हाथ में वो चाबियों का गुच्छा आदतन घुमा रहा था। माहिर ने ऊंची कुर्सी पे पीछे टेक लगाई और सर से पैर तक उसे देखा। जीन्स, जॉगर्स और आधी आस्तीन की शर्ट पहने उसके घुंघराले बाल फुटबॉलर्स की तरह सेट थे। जानते हो, बिजनेस चलाने के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? बाप का बहुत सा पैसा। बियर बॉल मुस्कुराया। मौजूदगी। बिजनेस के मालिक की अपनी मौजूदगी। तुम्हें इस वक्त अपनी बेकरी में होना चाहिए था। कोई और नसीहत माहिर बे? माहिर ने अफसोस से उसे देखा। आज के दौर में अगर किसी को पैसा कमाने का शौक हो तो उसे याद रखना चाहिए कि सिंगल इनकम, एक आमदनी पे गुजारा नामुमकिन हो चुका है। एक आमदनी सिर्फ जरूरियात पूरी कर सकती है। ताइशात के लिए इंसान को आमदनी की उंगलियों की वी बना के दिखाई। दो जराए चाहिए। तुम सारी जिंदगी अपने बाप की कंपनी के माहाना अलाउंस पे गुजारा नहीं कर सकते। बियर पॉल, कभी लेक्चर देने के अलावा अपने छोटे भाई के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? बियर पॉल ने खुफकी से पलकें 2-3 दफा झपकाई। माहिर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर पेन एक तरफ रखा और स्क्रीन बुझाते हुए उठा। क्यों नहीं, वक्त है मेरे पास, चलो कावा पीते हैं। उसके दोस्ताना अंदाज पे बियर पॉल ने कदरे ताज्जुब और शक से उसे देखा। वाई बे, वाओ, आज माहिर अफंदी ने मेरे लिए खुद वक्त निकाला है। अफंदी अदब का तर्ज तखातुब था जिसे बियर पॉल उल्ट मानों में इस्तेमाल करता था। माहिर महज मुस्कुरा दिया और कफ के बटन बंद करने लगा। बियर पॉल ने होंठ कोड़ के कुछ गुनगुनाते हुए गर्दन इधर उधर मोड़ी तो खिड़की में रखा कैक्टस नजर आया। उसके आबरू ऊपर उठे। तहय्युर से माहिर को देखा, वो अब कोट पहन रहा था। ये अपना हम शक्ल पौधा लेने की क्या जरूरत शाई? माहिर ने कोट पहन के कॉलर से झटके और मुस्कुरा के उसके कंधे पे हाथ रखा और बाहर चलने का इशारा किया। बियर पॉल को याद आया सफेद स्याह फर्श पे बैठी स्याह लिबास वाली लड़की जो साथ रखे पौधे पे हाथ फेर रही थी। एक मैनी खेज मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। जारीना हाल में एक स्टाफ के साथ खड़ी चंद कागजात देख रही थी। उसने दोनों को बाहर निकलते देखा तो स्टाफ से माजरत करके तेजी से उस तरफ आई, ऐसे कि इन दोनों की तरफ उस जानिब पुश्त थी। माहिर के ऑफिस का दरवाजा अभी वापस चौखट से नहीं लगा था जब जारीना ने उसे थाम के रोक लिया, फिर उनको जाते देखती रही। बियर पॉल गुजरते हुए तमाम स्टाफ को मुस्कुरा के हाथ हिला रहा था और वो उसे जवाबी मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। दफ्तर वही जूनियर आर्किटेक्ट उनके करीब आई और टेबलेट माहिर को दिखाया। अब
बहुत उम्मीद से उसने अपने बॉस के चेहरे को देखा, जिसने उसके काम पे सिर्फ एक नजर डाली थी। तुम्हारे फ्लोर प्लान की सर्कुलेशन में सिक्योरिटी गैप है, ये बैंक बिल्डिंग है, तुम्हारा घर नहीं। घूर के उसे देखा। दोबारा से बनाओ। लड़की ने खुफकी से टेप वापस लिया और पैर पटक के आगे बढ़ गई। वो दिल में तुम्हें साइकोपैथ कह रही हो। बियरबॉल ने करीब सरगोश्त की। माहिर ने मुस्कुरा के सर झटका। साइकोपैथ विद डॉलर्स, वो ज़हनी मरीज जिसके पास डॉलर्स हैं। बियरबॉल ने झरझरी ली। मेरी बेकरी में अगर कोई मेरे नाम रखता तो अब तक मैं उसे फायर कर चुका होता। तुम्हारे ख्याल में और तुम्हारे नाम नहीं रखते होंगे। माहिर हंसा हंसा। वो दोनों चलते हुए लिफ्ट के करीब पहुंच चुके थे। हर बॉस के नाम रखे जाते हैं। तुमने अपनी बॉस का क्या रखा था? वो दोनों लिफ्ट के दहाने पे खड़े थे जब बियरबॉल ने पूछा। माहिर की मुस्कुराहट गायब हुई। बियर, उसकी आंखों में तंबीहा थी। बियरबॉल ने दोनों हाथ उठा दिए। तमाम ओके ओके, नहीं पूछता। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो दोनों अंदर सवार हो गए। लिफ्ट ऊपर चली गई। वो माहिर की मेज तक आई और धड़कते दिल से दराज खोला। वहाँ कुछ कागजात के ऊपर टूटी हुई खताई रखी थी। जारीना ने ताज्जुब से उसे 2 उंगलियों में उठाया। चंद जर्रे मजीद भुरभुरा के नीचे गिरे। माहिर ऐसे बिस्किट या बेकरी में बनी चीजें नहीं खाता और ये बासी बिस्किट बियरबॉल की बेकरी का नहीं लगता था। फिर वो जो भी चीज थी जारीना को पसंद नहीं आई थी। उसने बिना सोचे समझे खताई को टिश्यू में लपेटा और मुट्ठी में दबाए बाहर निकल आई। फिर हाल के दूसरे कोने में रखी एक डस्टबिन में उसे फेंक दिया। विला की छत पे एक ओपन एयर कैफे बना था। इस्तांबुल पे उतरती शाम वहां से दिखाई दे रही थी। इतराफ की स्ट्रीट्स के ऊंचे सरसब्ज दरख्त आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। माहिर और बियरबॉल एक मेज पे सामने बैठे थे और शबनम कॉफी के 2 कप उनके सामने रख रही थी। तुम्हारी पसंदीदा कॉफी? बियरबॉल। कोकोनट मिल्क के साथ, उसने मुस्कुरा के इतला दी। बियरबॉल ने कप उठाया और आंखें बंद करके सूंघा। फिर दाद देने वाले अंदाज में उसे देखा। शबनम, तुम मेरे पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे आ गई हो। पहले पे कौन है? मैं खुद। उसने हंस के कॉफी का कप होंठों से लगाया। शबनम ने महज करके इस्तेहज़ाइया नजरों से उसे देखा। फिर माहिर को आंखों में कोई इशारा किया और वहां से हट गई। अब बताओ, तुम ठीक हो? बियरबॉल के चेहरे पे फिक्रमंदी थी। वो टांग पे टांग जमाए बैठा, गर्दन मोड़े, इतराफ में रखी कुर्सियों को देख रहा था। दूर आसमान में नारंगी सूरज की आखिरी किरणें बिखरी थी। इस सवाल पे महज शान ने उचका दिए। मुझे क्या होना है? क्या हमने तुम्हें जबरदस्ती इस लड़की से दूर करके बुरा किया है? बियरबॉल संजीदगी से पूछ रहा था। माहिर की भूरी आंखें डूबते सूरज पे जमी थी। मुझे कोई किसी काम पे मजबूर नहीं कर सकता मालिक, और तुमने मुझे सिर्फ याद करवाया था कि मैं फोकस लूज कर रहा हूँ। जो हुआ ठीक हुआ। मैं तुम्हें लाहौर से इसलिए निकालना चाहता था क्योंकि तुम खुद को और उस लड़की दोनों को हर्ट कर रहे थे। लेकिन बियरबॉल ने गहरी सांस ली। कुछ था माहिर के बारे में जो बहुत उदास कर देने वाला था। लेकिन अगर तुम उससे दूर रह के खुश नहीं हो तो उसके पास वापस जाओ, उससे माफी मांगो और फिर फैसला करो। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगर तुम उसे असल बात बता दो तो शायद। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे माफ करे भी। तुमने दुरुस्त कहा था, धोखा इंसान को डैमेज कर देता है। मैंने उसे डैमेज कर दिया है और मुझे इस बोझ के साथ रहना है। अभी उसको मालूम नहीं हुआ होगा। इससे पहले कि कोई और उसे बताए, तुम खुद उसे बता दो। माहिर जख्मी सा मुस्कुराया और अपना कप उठाया। फिर उसमें रखे तुर्कश कावे को देखा जिसमें सूरज की नारंगी किरणों का अक्स उभर रहा था। उसके पास मेरे अपार्टमेंट का कार्ड था। जल्द या बदेर वो मेरे पीछे जाएगी, उसे मालूम हो जाएगा। योक आर्तुक बे, नो वे। बियरबॉल सांस रोके उसे देख रहा था। मैं समझा था ये एक ऑब्सेशन है, लेकिन तुम्हें वाकई उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। माहिर ने खामोशी से कैवे का घूंट भरा। अंदर तक करवाहट घुल गई। अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर उसे छोड़ के क्यों आए हो? वापस जाओ, माफी मांगो, वरना मूव ऑन कैसे करोगे? मैं मामला खत्म कर चुका हूँ। वो सर झुकाए कावे की प्याली को देख रहा था। चिच, क्या फायदा हुआ उस लड़की का दिल दुखाने का? बियरबॉल अफसोस से सर हिलाता कह रहा था। तुम्हें यकीन था कि वो कुछ जानती है। अगर वाकई ऐसा होता तो तुम्हें मालिक की बात ना माननी पड़ती। वो
कुछ नहीं जानती थी। वो वापस गर्दन मोड़ के बादलों को देखने लगा जिनके किनारे सुर्ख हो रहे थे। उसने कहा था कि हुरे जहां की बेटी जानती है, हुरे जहां की बेटी कशमाला। उसने तस्वीर पे लिखी सतर दोहराई। शायद उसने मुझसे झूठ बोला था या शायद मुझसे कोई गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है? वो खुद से बुड़बुड़ाया। उसने सारी इक्वेशन में कुछ मिसिंग था। शायद तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि कोई कुछ भी नहीं जानता। जो कर गुजर चुका वो गुजर चुका। जैसे हमने समझौता कर लिया है तुम भी कर लो। बियर बॉल का लहजा संजीदा था। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, उस लड़की से मिलने जाओ या उससे बात करो, उसको सच बता दो। क्या बताऊं? ये कि मैं अपना इंतकाम लेने निकला था या ये कि मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था? माहिर ने सर झटका और कावे का आखिरी घूंट अंदर उतारा। सच मुझे माफी नहीं दिलवाएगा बी? बियर बॉल चंद लम्हे उसे देखता रहा। तीसरी बात बता दो, वो बोला तो उसकी आवाज मध्यम थी। माहिर फरीद के चेहरे पे तकलीफ उभरी लेकिन वो उसे दबा गया। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। यानी मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ? बियर बॉल खफा हुआ। मैंने सिर्फ माहिर फरीद का वक्त जाया किया। माहिर पहली दफा मुस्कुराया। माहिर फरीद वक्त और पैसा किसी पे तब तक इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसे मुनाफा ना नजर आए। शबनम, उसने 2 उंगलियों से दूर खड़ी शबनम को पुकारा। वो नाक पे ऐनक दुरुस्त करती मुस्कुराती हुई आगे आई। माहिर उठ खड़ा हुआ। उसकी कोहनी और कंधे के दरमियान तक पहुंचती शबनम उसके साथ आ खड़ी हुई। वो दोनों उसको देख रहे थे। क्या हुआ? बियर बॉल ने बारी बारी इन दोनों को देखा। शबनम ने मुस्कुरा के एक कागज बियर बॉल के सामने रखा। ये इन तमाम चीजों का बिल है जो माहिर के घर में तुमने तोड़ी या खराब की हैं। ये बिल तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर अदा करना है, वरना ये तुम्हारी माहाना अलाउंस से कट जाएगा जो तुम्हें फरीद होल्डिंग की तरफ से मिलती है। बियर बॉल ने हैरत से कागज थामा और फिर उस पर नजर दौड़ाई। पहले वो हंसा। योक आर्तुक माहिर, हरगिज नहीं माहिर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी चीजें मेरी चीज है। हंस के माहिर को देखा लेकिन माहिर के तासुरात नहीं बदले। तो बियर बॉल की मुस्कुराहट गायब हुई। पहले चेहरे पे बेयकीनी उभरी, फिर खौफगी। तभी मैं कहूँ आज माहिर अफंदी ने अपने भाई के लिए वक्त कैसे निकाल लिया। अगली दफा मेरे ऑफिस में आना तो बिल साथ लेकर आना। माहिर ने उसका कंधा नरमी से थपका तो बियर बॉल नाराजी से कागज को मुट्ठी में मरोड़ते हुए उठा। शबनम, आज से तुम मेरी लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर पे हो। लास्ट पे कौन है? शबनम ने मुस्कुरा के पलकें झपकी। एक साइकोपैथ जिसके पास बहुत डॉलर्स हैं, वो जल के बोला और खुफगी से आगे बढ़ गया। हम बियर बॉल से मजाक कर रहे हैं ना? शबनम ने मुस्कुरा के उसके करीब सरगोशी की ताकि वो आए रोज यहाँ आके हमारा वक्त जाया ना करे। हम असल में उससे पैसे तो नहीं लेंगे ना? जवाब ना पाके शबनम ने गर्दन उठा के अपने बॉस का चेहरा देखा लेकिन उसके तासुरात देख के वो घर भरा के जल्दी से बोली, यानी हम लेंगे? हम उससे पैसे लेंगे? समझ गई। वो महज एक तंबीही नजर उस पर डालता आगे बढ़ गया। शबनम ने गहरी सांस ली। पैसा माहिर फरीद की वाहिद मोहब्बत था और पैसे के मामले में वो मजाक नहीं करता था।